नमस्कार सभी पशुधन सहायकों को। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लास को पूरा देखें और कंप्लीट देखें और क्लास को सभी पशुधन सहायकों के पास में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो LSA राजस्थान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली कक्षा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। तो चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार बॉडी की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आंसर बताइएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार बॉडी की संख्या कितनी होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार बॉडी की संख्या 1 होती है। कितनी? 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। कितनी? 14। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के प्रभाविकता के नियम का अपवाद है। मेंडल के प्रभाविकता के नियम का जो अपवाद है वो कौन सा है? तो अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, mRNA पर पाया जाने वाला 3 नाइट्रोजन क्षारकों का समूह क्या कहलाता है। तो दोस्तों वह समूह कोडोन कहलाएगा। कोडोन। अगला क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कौन सी अवस्था होती है। तो दोस्तों इसमें जो अवस्था होती है 44 + XXY की अवस्था होती है, ऑप्शन नंबर सी। ये अवस्था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पाई जाती है, 44 + XXY। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, टर्नर सिंड्रोम में कौन सी अवस्था पाई जाती है। तो टर्नर सिंड्रोम में दोस्तों एक X गुणसूत्र की यानी एक लिंग गुणसूत्र की कमी हो जाती है। 44 + X0 अवस्था इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में कौन सी अवस्था यानी कौन से नंबर के गुणसूत्र पे होती है। तो डाउन सिंड्रोम में दोस्तों 21वें गुणसूत्रों पर ट्राइसोमी होती है। गुणसूत्रों की जो बढ़ोतरी होती है वो 21वें गुणसूत्र पर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात बताना है। तो दोस्तों टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात 1:1 होता है। ठीक है। बाह्य अनुपात क्या होता है? 1:1। अगला क्वेश्चन, यूरेसिल क्षारक किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। तो दोस्तों यह RNA में पाया जाता है। किसमें? यूरेसिल क्षारक किस न्यूक्लिक अम्ल में? RNA राइबोस न्यूक्लिक अम्ल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुअर का प्रसंस्करण किया हुआ मांस कहलाता है। तो दोस्तों यह मांस बेकॉन कहलाएगा। क्या? बेकॉन। सुअर का प्रसंस्करण किया हुआ मांस बेकॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सुअर की सबसे भारी नस्ल एवं सबसे अच्छा पोर्क उत्पादन करने वाली नस्लें क्रमशः है। आपको सबसे भारी नस्ल और सबसे अच्छा पोर्क उत्पादन करने वाली नस्ल आपको बतानी है। तो दोस्तों ये नस्लें LWY एंड MWY होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लैंड रेस नस्ल का उत्पत्ति स्थल है। जो लैंड रेस नस्ल होती है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थल डेनमार्क है। डेनमार्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारी शरीर, गहरा भूरा रंग, गुंबदनुमा सिर एवं आंखों के ऊपर दसाव पाया जाना किस ऊंट की विशेषता होती है। एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़िएगा फिर इसका आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों ये सभी विशेषताएं बीकानेरी ऊंट में पाई जाती हैं। भारी सिर, गहरा भूरा रंग, गुंबदनुमा सिर
एवं आंखों के ऊपर धसाव जो पाया जाता है वो आपको बीकानेरी ऊंट में पाया जाता है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और क्लास को पूरा देखिएगा आगे, और आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट की सवारी नस्ल है, यानी ऊंट की जो सवारी करने के लिए जो नस्ल काम में ली जाती है वो सबसे अच्छी आपको इसमें नस्लें बतानी है, कौन कौन सी है। तो दोस्तों जैसलमेरी और बीकानेरी नस्ल को ऊंट की सवारी नस्ल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम आंसर लगा लेंगे इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोल्ट्री की सबसे अच्छी लेयर एवं ब्रोलेरियन नस्ल क्रमशः हैं। अंडे देने वाली और मांस के लिए पाले जाने वाली सबसे अच्छी नस्लें आपको इसमें बतानी है। तो दोस्तों वे नस्लें होती हैं व्हाइट लेगहॉर्न एंड मिनोरका, व्हाइट लेगहॉर्न एंड मिनोरका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ब्रोलेरिस मेथड किस जानवर को नियंत्रित करने का तरीका होता है? तो दोस्तों यह गाय को नियंत्रित करने का तरीका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। कड़कनाथ नस्ल के बारे में असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसके लिए असत्य कथन है यह है कि इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से मानी जाती है, इसका असत्य कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कड़कनाथ के मुर्गा एवं मुर्गी का सामान्य वजन कितना होता है? तो इनका वजन 1.5 kg से लेकर के 1 kg तक के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लड़ाकू नस्ल लखनऊ का मुर्गा एवं इंडियन गेम के नाम से प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? दोस्तों यह प्रसिद्ध नस्ल असील नस्ल होती है मुर्गे की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। असील पाई जाती है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उपरोक्त सभी। तो असील जो तीनों राज्यों में पाई जाती है, आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। ऊंटों की जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऊंटों की जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान? प्रथम। अगला क्वेश्चन। ग्राम आधार योजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्राम आधार योजना की शुरुआत की गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का ऊन उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यह भी राजस्थान का प्रथम स्थान होता है। ऊन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गौसदन के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो गौसदन यह दूरस्थ जंगलों में स्थित होता है, सही है। इसमें अनउत्पादित गोवंश को रखा जाता है, यह भी सही है। जानवरों को चारागाह एवं हे पर पाला जाता है, तीनों के तीनों कथन सत्य हैं गौसदन के बारे में। राइट आंसर लगाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज एवं प्रसार कार्य की आधार इकाई कौन सी होती है? तो दोस्तों समाज एवं प्रसार कार्य की जो आधार इकाई मानी जाती है फैमिली, परिवार को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटेंशन की मूल अवधारणा क्या है? एक्सटेंशन की आपको मूल अवधारणा बताना है। तो इसकी मूल अवधारणा शिक्षा देना, एजुकेशन देना लोगों को। ठीक है, वो चाहे अनौपचारिक शिक्षा हो या औपचारिक शिक्षा हो, लेकिन एक्सटेंशन की मूल अवधारणा होती है शिक्षा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ग्राम आधार योजना की शुरुआत हुई कौन सी सन में हुई है? तो दोस्तों ग्राम आधार योजना की शुरुआत 1952 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज की शुरुआत देश में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ की थी? तो दोस्तों यह राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी सीकम किस जानवर में पाई जाती है? तो दोस्तों यह घोड़े के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रू स्टोमक किसे कहते हैं? सत्य आमाशय किसे बोला जाता है? तो सत्य आमाशय एबोमेज्म को बोला जाता है। एबोमेज्म को सत्य आमाशय ट्रू स्टोमक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, हनीकॉम्ब जैसा आकार किसका होता है? हनीकॉम्ब जैसा आकार किसका होता है? रूमन, रेटिकुलम, ओमेज्म, ओबेमेज्म। तो दोस्तों हनीकॉम्ब का जैसा जो आकार होता है रेटिकुलम का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रम आमाशय के भागों की क्षमता का अवरोही क्रम है? आपको इसमें आमाशय के भागों की क्षमता का अवरोही क्रम बताना है। तो अवरोही क्रम इस प्रकार से होगा, रूमन, एबोमेज्म, ओमेज्म, रेटिकुलम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। रूमन, ओबेमेज्म, ओमेज्म और रेटिकुलम, ये इसका अवरोही क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमिनेंट के आमाशय का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा भाग क्रमशः कौन कौन से होते हैं? तो सबसे बड़ा भाग हो गया रूमन और सबसे छोटा हो गया रेटिकुलम। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लैंडुलर स्टोमक कहा जाता है? ग्लैंडुलर स्टोमक प्रोवेंट्रिकुलस को बोला जाता है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घोड़े के आमाशय का आकार होता है? तो जो घोड़े का आमाशय होता है वो जे आकृति का होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मानव भ्रूण के आकार का आमाशय किस में पाया जाता है? तो मानव भ्रूण के आकार का आमाशय दोस्तों सूअर में, पिग में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयन को रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करती है? रक्त को ब्लड देने वाली धमनी आपको बताना है। तो दोस्तों एक्सटर्नल प्यूबिक आर्टरी आयन को रक्त देती है। आयन को रक्त की आपूर्ति कौन सी धमनी करती है? एक्सटर्नल प्यूबिक आर्टरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्लाज्मा प्रोटीन का उदाहरण होता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन, ये तीनों को तीनों प्लाज्मा प्रोटीन के उदाहरण है। आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा प्रोटीन की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो प्लाज्मा प्रोटीन की 6 से 8% रक्त में पाई जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन 6 से 8% रक्त में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, रक्त में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है? तो यह इसमें एल्बुमिन पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एग्रेनुलोसाइट है? एग्रेनुलोसाइट आपको इसमें से बताना है। तो जो लिम्फोसाइट होती है वो एग्रेनुलोसाइट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्वसन गैसों का परिसंचरण करने का कार्य करती है? तो श्वसन गैसों का परिसंचरण करने का कार्य आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स किया करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ल्यूकोसाइट, ये दोनों की दोनों होती है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। ठीक है। WBC और ल्यूकोसाइट रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर शरीर को प्रदान करती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संक्रमण के समय थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है? तो दोस्तों यह बी लिम्फोसाइट बनाती है। कौन सी? बी लिम्फोसाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार रक्त कोशिका होती है? तो दोस्तों यह थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स दोनों की दोनों रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, HS, BQ एवं ET बीमारियां किस ऋतु में फैलती हैं?
तो दोस्तों यह वर्षा ऋतु में फैलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एफएमडी मुख्य होती है, एफएमडी कौन सी ऋतु में सबसे ज़्यादा होती है? तो दोस्तों यह मुख्यतः सर्दियों में ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, रेड वाटर फीवर किसे बोला जाता है? तो रेड वाटर फीवर बेबेसियोसिस को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिटनेस सबसे ज़्यादा किस जानवर में होता है? तो टिटनेस सबसे ज़्यादा घोड़े में होता है। ठीक है, हॉर्स में टिटनेस सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, HSV-Q एवं ET का टीकाकरण किस समय में करते हैं? तो दोस्तों इसका टीका मई से जून में किया जाता है। कौन से समय में? मई से जून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, FMD टीकाकरण का सही समय क्या होता है? FMD टीकाकरण का सही समय सितंबर एवं मार्च होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वुडन टंग किस बीमारी का लक्षण होता है? तो दोस्तों यह एक्टिनोबैसिलोसिस की बीमारी का लक्षण होता है। कौन सी बीमारी का लक्षण होता है? वुडन टंग एक्टिनोबैसिलोसिस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जबड़े की हड्डियों का सड़ जाना और बदबूदार मवाद का बाहर आना किस बीमारी का लक्षण होता है? तो दोस्तों यह एक्टिनोमाइकोसिस का लक्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन ब्रोंस कोर्डियोलेटर की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा एमिनोप्योलाइन एवं थियोफ्योलाइन। तो ये दोनों है जो ब्रोंस कार्डियोलेटर की तरह कार्य करते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन बाह्य परजीवियों को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है? मेलाथियोन, साइप्रोमाइथ्रिन और डेल्टा मैथ्रिन, जो तीनों के तीनों बाह्य परजीवियों को नष्ट करने में काम में ली जाती है। आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतः परजीवियों को नष्ट करने के काम में लिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको एल्बेंडाजोल, लियोमेसोल और ऑक्जिलोजाइंड होता है। ये तीनों के तीनों अंतः परजीवियों को नष्ट करने के लिए काम में ली जाती हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैसियोलोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो दोस्तों इसके लिए ट्राइकोबेंडाजोल होती है, जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है फैसियोलोसिस के लिए। ठीक है, आंसर होगा ट्राइक्लोबेंडाजोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नजल ग्रेनुलोमा के इलाज में काम में क्या लेते हैं? तो इसके लिए तार इमेटिक काम में ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दर्द रहित मौत देने का कार्य करने वाली औषधि क्या कौन सी है और क्या कहलाती है? इथेनसिया दर्द रहित मौत देने के लिए कार्य करती हैं। ठीक है, उत्तेजित जानवरों को शांत करने एवं जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए काम में ली जाने वाली कौन सी औषधि है? तो दोस्तों यह ट्रैंक्विलाइजर्स होती है। ट्रैंक्विलाइजर्स होती है जो उत्तेजित जानवरों को शांत करने और जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर के पूरे शरीर को निश्चेतन करने वाली औषधि कौन सी होती है? तो जनरल एनेस्थीसिया इसे बोला जाता है। जनरल एनेस्थीसिया इसे बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेनोसाइकोसिस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों यह एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एंटी प्लेग्राफ फैक्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसे नियोसिन को बोला जाता है। किसे?
एंटी प्लेग्राफ फैक्टर किसे बोला जाता है? नियोसिन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉपर की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो दोस्तों कॉपर की कमी से सेटली वुल एवं एंजाइटिक न्यूट्रल एक्टेक्सिया, ये दोनों की दोनों बीमारी कॉपर की कमी से होती है। आंसर होगा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च एक्विवेलेंट सिस्टम किसने दिया था? तो यह सिस्टम केल्नर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्टार्च एक्विवेलेंट सिस्टम किसने दिया? केल्नर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशुधन से सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला फीडिंग स्टैंडर्ड है? तो दोस्तों यह फीडिंग स्टैंडर्ड मॉरिसन होता है। कौन सा फीडिंग स्टैंडर्ड? मॉरिसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मॉरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों यह डीसीपी, टीडीएन, डीएम तीनों के ऊपर निर्धारित होता है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ICAR फीडिंग स्टैंडर्ड किसने दिया था? तो दोस्तों यह स्टैंडर्ड DRSK रंजन ने दिया था, डॉक्टर SK रंजन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का फीडिंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का फीडिंग स्टैंडर्ड NRC होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में धंस जाता है उसे किस प्रकार का फ्रैक्चर बोला जाता है? तो उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोला जाएगा। जब एक हड्डी का हिस्सा दूसरी हड्डी में धंस जाए तो उसे इम्पैक्ट फ्रैक्चर बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी में धसाव बन जाता है उसे क्या बोलेंगे? डिप्रेशन फ्रैक्चर, धसना, डिप्रेशन फ्रैक्चर बोलेंगे जिसमें हड्डी में धसाव हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, घुमावदार बल की वजह से हड्डी का टूटना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उस फ्रैक्चर को स्पाइरल फ्रैक्चर बोला जाता है, यानी घुमाव की वजह से हड्डी का टूट जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें कम से कम 3 फ्रैक्चर रेखाएं एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो उसे कम्युनिटेटेड फ्रैक्चर बोला जाएगा। कौन सा फ्रैक्चर? कम्युनिटेटेड फ्रैक्चर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, AI करते समय वीर्य कहाँ पर छोड़ते हैं? AI करते समय वीर्य यूट्रो सर्विक्स में छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरी में AI करते समय वीर्य कहाँ पर छोड़ा जाता है? तो यूट्रस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांड के वीर्य में न्यूनतम कितने प्रतिशत शुक्राणु सामान्य होने चाहिए? 80% शुक्राणु सामान्य होने चाहिए सांड के वीर्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घरेलू जानवरों में न्यूनतम वीर्य आयतन एवं सबसे ज्यादा शुक्राणु की सांद्रता किस में देखने को मिलती है? तो दोस्तों यह रैम में देखने को मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गाय में AI करने का सबसे अच्छा सही समय कौन सा होता है? तो दोस्तों गाय में AI करने का सबसे अच्छा सही समय होता है मिड हीट के टाइम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गाय में AI करने का उत्तम समय होता है? वही क्वेश्चन आपके पास में दोबारा से पूछ लिया गया है। तो दोस्तों AI करते समय मध्यम गर्मी, खड़ी गर्मी, स्ट्रेस अवस्था शुरू होने के 12 से 18 घंटे के बाद, ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही दे रखा है। मीडियम हीट भी वही होता है, स्टैंडिंग हीट भी वही होता है और 12 से 18 घंटों का टाइम भी होता है जो मिड हीट होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओरिजन ब्रोसा पाया जाता है? तो दोस्तों यह कुतिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुतिया एवं घोड़ी में अंडोत्सर्ग किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों यह
प्राथमिक oocyte के अंतर्गत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घोड़ी में अंडे का फर्टाइल जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों यह है, घोड़ी में अंडे का फर्टाइल जीवन काल होता है जो 6 से 8 घंटों का होता है। ठीक है, कितने घंटों का होता है? 6 से 8 घंटों का। तो दोस्तों आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी हो तो सभी पशुधन सहायकों के पास में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।